नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। आज का डेट है 2 जून 2022 एंड दिल्ली के करंट अफेयर्स का मेन सोर्स असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज को हम लोग फोकस करेंगे, जिसका पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। रिगार्डिंग एडमिशंस इन भद्रा यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट टू दीज नंबर या फिर आप हमारे वेबसाइट में भी लॉग इन कर सकते हैं फॉर एनी मोर इन्फॉर्मेशन। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ असम ट्रिब्यून से लिया गया है रिगार्डिंग अ लिटरेरी अवार्ड जिसका नाम है मुनिन बोरकोटोकी लिटरेरी अवार्ड। ठीक है, नाउ अभी इसके एंट्रीज़ को इनवाइट किया गया है। मतलब अगर आप लोगों में से, जी हाँ, आप में से भी अगर कोई एलिजिबल है ना, या फिर आपके कोई रिलेटिव्स हैं, तो आप उनको नॉमिनेट कर सकते हो। राइट नाउ ये अवार्ड है क्या, समझ जाते हैं, उसके बाद आप समझ जाओगे क्या है। एनीवेज, इंस्टीट्यूट किया गया था 1995 को, है ना। और मेनली इस अवार्ड के थ्रू उन्हीं लोगों को इनकरेज किया जाता है जो कि राइटर्स होते हैं। राइटर्स मतलब या तो यंग राइटर होना चाहिए और अपकमिंग राइटर्स। यंग राइटर्स में से जैसे क्राइटेरिया है दैट जो भी जिसको भी ये प्राइज़ दिया जाएगा ना, ही शुड बी लेस दैन 40 ईयर्स ऑफ एज। तो ऑफकोर्स यंग ही हुए यार, है ना। क्योंकि देखो राइटिंग कब लिखना लोग स्टार्ट करता है, 25 ईयर्स 30 ईयर्स से लिखना स्टार्ट करता है। ठीक है, सो 10 साल का तो एक टाइम स्पेन दिया जाता है ना। तो अगेन 40 साल का वो बंदा होना चाहिए, या जो भी लिख रहे हैं, है ना। एंड या फिर वो अपकमिंग राइटर होना चाहिए, है ना। एंड उनको कैश प्राइज़ दिया जाता है, साथ ही साथ मेमेंटो एंड साइटेशंस भी दिया जाता है। कैश प्राइज़ 50,000 रुपये का दिया जाता है। चलो ये सब तो इतना बेहतर में याद नहीं करने की ज़रूरत है, बट मेनली जो आपको याद रखेगा वो यही है दैट ये अवार्ड जो है राइटर्स को दिया जाता है। ठीक है, एंड दे शुड नॉट हैव मोर देन 3 पब्लिश्ड बुक। जी हाँ, कुछ क्राइटेरियाज है, लेकिन अगर आपका 3 से ज़्यादा पब्लिश्ड बुक है सो वो भी आप डिसएलिजिबल हो। ठीक है, एंड बुक्स ऑन प्योर साइंस या फिर बुक्स वैसे बुक्स जो कि रिसर्च मोनोग्राफ्स पे होते हैं उनको भी कंसिडर इसमें नहीं किया जाता है ना। सो ये सब कुछ चीज़ है। नेक्स्ट असम ट्रिब्यून से ये लिया गया था रिगार्डिंग पोषण साथी प्रोग्राम जिसको लॉन्च किया गया था। नाउ पोषण साथी प्रोग्राम जो है दोस्तों, इसका मेन एम है दैट कैसे एडोलेसेंट गर्ल चाइल्ड चिल्ड्रन जो क्या 5 साल से कम है, इन जनरल उसमें मेल फीमेल दोनों आते हैं, साथ ही साथ वुमेंस, स्पेशली वैसे वुमेंस जो क्या प्रेग्नेंट या फिर लैक्टेटिंग वुमेंस है, उनके लिए यह पोषण साथी प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसका अल्टीमेट एम यही है दैट इन सारे कैटेगरी के लोगों को, जिनको भी मैंने बात किया अभी, जैसे चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स, एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन, इन जनरल वुमेन, है ना, उनका हेल्थ और न्यूट्रिशन जिससे प्रॉपर मिल सके। राइट, ऑफकोर्स ये अपने आप को अलाइन करता है थ्रू नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। और इसमें जो है ना हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड नाम का एक कंपनी है, आपको पता होना चाहिए, जिसका वेरियस प्रोडक्ट्स शायद आप घर में इस्तेमाल भी करते हो। ठीक है, तो उन नेशनल न्यूट्रिशन मिशन हिंदुस्तान यूनिलीवर ने नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के अंडर ही इस पोषण साथी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, जिसका मेन टारगेटेड फोकस तो मैंने बता ही दिया कौन कौन है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। वही चीज़ यहाँ पर फिर से लिखा हुआ। अच्छा, इसमें क्या है ना, एक कैडर आउटरीच वर्कर्स, एक कैडर बनाया जाएगा जो क्या आउटरीच करेंगे टू वेरियस रूरल वुमेन, है ना। उन रूरल वुमेन से पूछेंगे दैट आपकी न्यूट्रिशन आप क्या क्या लेते हो। राइट, उनको सजेशन देंगे दैट क्या क्या ऐसे प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम करोगे जिससे आपको एनीमिया या फिर मेल न्यूट्रिशन कभी ना हो। ठीक है, तो जैसे आशा वर्कर्स होते हैं ना, वैसे ही बेसिकली एक कैडर का फॉर्मेशन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस दिस कंपनी कॉल्ड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ना ध्यान दीजिएगा, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है, इसी के सेक्टर में एक CSR इनिशिएटिव होता है, पता है ना सबको, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव, है ना। तो HUL ने, दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने CSR इनिशिएटिव के अंडर प्रभात लॉन्च किया है, जिसके अंदर 25 पोषण साथीज भी इन्होंने अपॉइंट किया। और यही पोषण साथीज क्या करेंगी, ये काइंड ऑफ कैडर बनाएंगी विच विल आउटरीच देमसेल्व्स टू रूरल रीजन। और रूरल रीजन में वुमेन्स को जाके पूछेंगी दैट आप क्या क्या पोषण लेते हो, उनका बेसिकली हेल्थ चेकअप का रिपोर्ट्स क्या क्या चीज़ें हैं, तो सारे हेल्थ रिलेटेड प्रोविजंस सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। ना जब भी मैं CSR इनिशिएटिव के बारे में बात करता हूँ, दैट इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत जने कंफ्यूज हो जाते हैं दैट ये है क्या। देखो ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, जो कि अगेन हम लोगों के क्लास में प्रॉपरली करवाया ही जाता है। बट एनीवेज,
कॉर्पोरेट ये क्या होता है, ये कॉर्पोरेट इनिशिएटिव है जिसके तहत एक्सेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया जाता है ऑफ कंपनीज इफेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट एंड इम्पैक्ट ऑन सोशल वेलफेयर। इनफैक्ट इंडिया में कंपनीज एक्ट अगर देख लीजिएगा 2013 के अंडर, यह क्लॉज 135 में क्लियरली मेंशन किया गया रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अगर कोई भी कंपनी की एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट से अगर ज़्यादा प्रॉफिट अगर आप कमा रहे हो हमारे देश में बिजनेस करके, तब आपको एक मोरल ऑब्लिगेशन है दैट आपको जो है कुछ फंड सरकार को भी देनी पड़ेंगी इन द फॉर्म ऑफ, या तो फंड दीजिए डायरेक्टली या फिर कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे क्या वो चीज़ आई मीन सोशल वर्क हो जिससे सोसाइटी को लार्जर बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट, मणिपुर मिलिटेंट्स सरेंडर करते हुए आपको क्लियरली दिख रहे हैं दैट मणिपुर मिलिटेंट्स जो है ये सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वहाँ के चीफ मिनिस्टर को, एन बीरेन सिंह को ना, ये तो एक अच्छा बेसिकली आपका जाकर न्यूज़ है ना, क्योंकि हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही न्यूज़ डिस्कस किया था दैट मणिपुर में अगर देख लीजिएगा पास्ट ईयर सबसे ज़्यादा मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं ना। आप बोलिएगा सर हम लोग न्यूज़ में तो ये सब नहीं सुनते हैं, न्यूज़ में तो वही ऐसा न्यूज़ आता है जिससे क्या टीआरपी सिर्फ चैनल को मिलना चाहिए। देखो क्या था, नॉर्थ ईस्ट में यूजुअली असम के तो खैर बहुत चीज़ें कवर की जा रही है, बट असम को छोड़कर अगर डिफरेंट अदर स्टेट्स देखोगे ना बहुत ज़्यादा अलूफ्ड है ना, अभी भी है ना। तो अगेन वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है हमारे नेशनल मीडिया का, बट एनीवेज हम तो डेटा देखते हैं, हमारे को जो द हिंदू में लिखा हुआ रहता है या फिर द इंडियन एक्सप्रेस में जो चीज़ें छपती है उनके बेसिस पे ही हम लोग चीज़ों को डिस्कस करते हैं। असम ट्रिब्यून में वेरियस फैक्ट्स एंड फिगर्स हम लोग देखते हैं। जैसे कुछ दिन पहले ये ऐसा इस टाइप का एक आर्टिकल भी आया था दैट डिस्टेबिलिटी कितना ज़्यादा है नॉर्थ ईस्ट में, तो उसी में उस आर्टिकल में ही लिखा हुआ था दैट अगर देख लीजिएगा मणिपुर में तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेबिलिटी है, ठीक है। वहाँ पे मिलिटेंट एक्टिविटीज़, मिलिटेंट आउटफिट्स जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। और हम लोग अब आज क्या न्यूज़ देख रहे हैं दैट वहाँ की एक मिलिटेंट ग्रुप है यूनाइटेड ट्राइबल लिबरेशन आर्मी, उन्होंने जो है आपका जाके वहाँ के चीफ मिनिस्टर के सामने होम कमिंग सेरेमनी हुआ है। बेसिकली उनका होम कमिंग सेरेमनी इन द सेंस दैट हाँ, वो जो पहले मिलिटेंट एक्टिविटीज़ करते थे वो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ आज से छोड़ देंगे। इससे क्या होगा ना दैट मणिपुर की गवर्नमेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और इनको भी रिहेबिलिटेट किया जाएगा, है ना। इनको भी ऐसा कुछ ट्रेनिंग दिया जाएगा जिससे ये लोग मेन स्ट्रीम सोसाइटी में अपने आप को इंक्लूड कर सके ऑन अ लॉन्गर रन, है ना। नेक्स्ट, बिहू बर्ड काउंट। दोस्तों बिहू किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? ऑफ कोर्स डिफरेंट क्रॉप साइकिल्स को बेसिकली कॉमेमोरेट करने के लिए, राइट, है ना। अब बिहू में जब भी देख लीजिएगा सॉन्ग्स तो किए ही जाते हैं, फोक सॉन्ग्स, है ना, फोक डांस बिहू होता ही है, राइट। और उसमें आप ट्रीज़ का भी उल्लेख देखिएगा, बर्ड्स के बारे में भी बोला जाता है ना। अब क्योंकि ये एलिमेंट है एक जुड़ा हुआ बिहू के साथ, इसीलिए इसका नाम बिहू बर्ड काउंट कर दिया गया है। क्यों? अब देखो इससे क्या हुआ ना दैट जो डाइवर्सिटी है ना वेरियस बर्ड्स इन असम, उसको काउंट किया जाएगा ड्यूरिंग द टाइम स्पैन ऑफ ऑल द 3 बिहूज, माघ बिहू, रोंगाली बिहू और काटी बिहू के दौरान, ठीक है। दस द प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था 2020 को, जिसका मेन आइडिया था दैट एक्टिविटीज़ की जाए अलॉन्ग विद द फेस्टिवल्स। मतलब सारे एक्टिविटीज़, फूड, डांस, प्रेयर्स, वो सब तो चल ही रहा है, बट साथ ही साथ मेक श्योर किया जाएगा बर्ड भी काउंट किया जाएगा, राइट। बिहू बर्ड काउंट जो है एक सिटीजन सेंट्रिक प्रोजेक्ट है जिसको होस्ट किया जा रहा है बाई असम बर्ड मॉनिटरिंग नेटवर्क इन एसोसिएशन विद बर्ड काउंट इंडिया। और अनडाउटेडली लॉट ऑफ एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं जिससे सिटीजन्स को हेल्प आउट किए जा रहा है टू अंडरस्टैंड अबाउट बर्ड्स एज वेल, क्योंकि लोगों को भी तो बर्ड्स के बारे में प्रॉपरली पता नहीं होता है ना, बर्ड्स के बारे में दैट कौन सा बर्ड इंडेंजर्ड है, राइट। तो लोगों को भी कहीं ना कहीं आपसे न्यूज़ मिल जा रहा है। और ये एक 3 टायर मैकेनिज्म है जहाँ पर स्टेट कोऑर्डिनेटर्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स और एज वेल एज लोकल कोऑर्डिनेटर्स जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं और इस एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अब ऑब्जर्वेशन की अगर बात करें तो क्या क्या ऑब्जर्व किया गया है? देखो टॉप 5 जो स्पीशीज़ देखने को मिले हैं ना स्टेट में, मतलब बर्ड स्पीशीज़, उसमें आता है कॉमन माइना, स्पॉटेड डव, रेड वेंटेड बुलबुल, ब्लैक ड्रोंगो और कैटल एग्रेट, ठीक है। एंड इट यील्ड्स 581 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड आउट ऑफ 800 ऑड स्पीशीज़ फाउंड इन द स्टेट। बर्ड काउंट इंडिया के अगर बारे में बात करें तो बर्ड काउंट इंडिया जो है एक इनफॉर्मल पार्टनरशिप है ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्रुप्स विच इज़ ऑफ कोर्स इंटरेस्टेड इन डॉक्यूमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग इंडियाज़ बर्ड्स।
और ये इंकरेज करती है बर्ड वॉचर्स को, जिससे बर्ड वॉचर्स जो है ना, सोचो कहीं पे फ़ोटो खींच लिया, ठीक है, तो वो अपने जो फ़ोटो है उसको इस प्लेटफॉर्म में अपलोड कर देने के लिए, ठीक है। उससे क्या होता है ना, दैट एक ही डेटाबेस में आपको सारे बर्ड्स के बारे में प्रॉपरली जो भी फ़ोटो खींचा गया वो एक जगह आपको मिल जाता है। नेक्स्ट, द हिंदू से यह लिया गया रिगार्डिंग जाति आधारित गणना। देखो, जाति आधारित गणना का मतलब सिंपली होता है कास्ट बेस्ड सेंसस, ठीक है। अच्छा, ये अभी हुआ क्या है, देखो बिहार की गवर्नमेंट जो है वो कंडक्ट करने वाली है एक एक्सरसाइज जिसमें वेरियस अलग अलग कास्ट के लोगों का सेंसस कैरी आउट किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये अगर किया जाएगा ना, तो ऐसा बिहार गवर्नमेंट बोल रही है दैट अगर हमें हर एक अलग अलग कास्ट के लोगों के बारे में पता रहे, दैट किस रीजन में किस कास्ट के लोग डोमिनेट कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब हमसे जो है हम लोग गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ भी उस रीजन में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, द हिंदू से यह लिया गया रिगार्डिंग हर घर तिरंगा। एक्चुअली देखो, बेसिकली कोड, फ्लैग कोड जो इंडिया का है उसको रिवाइज किया गया था, आपको पता होना चाहिए, दिसंबर 2021 में, ठीक है। बेसिकली तब फ्लैग कोड को अमेंड किया गया था, इसलिए ये न्यूज़ था। एक्चुअली क्या है मैं बता रहा हूँ, पूरा प्रॉपरली देखिएगा। इंडिया का नेशनल फ्लैग जो है ना, जिसको हम लोग ट्राई कलर भी कहते हैं, पहले क्या था ना, दैट पहले ऐसा कानून था दैट उसको आपको हाथ से ही बनाना पड़ेगा या फिर हैंड स्पन फ्लैग्स, जो क्या विच इज़ मेड अप ऑफ कॉटन, सिल्क, वूल या फिर खादी का ही फ्लैग हो सकता है। बट अभी जो अमेंडमेंट लाया गया है उसके तहत बोल दिया गया दैट देखो भाई, ऐसा नहीं है, पॉलिस्टर का भी अगर हो सकता है फ्लैग तो भी चलेगा, मशीन्स के द्वारा, पॉलिस्टर्स के द्वारा अगर बनाया जाता है तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, राइट। हर घर तिरंगा, तिरंगा एट एवरी डोर प्रोग्राम, ये है क्या, ये प्रपोज करता है टू कवर द गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स एज वेल एज प्राइवेट ऑफिसेज एज वेल एज रेसिडेंस विथ तिरंगा। रूल्स क्या क्या है बताइए, तो तिरंगा का जो क्या ऑफकोर्स नेशनल फ्लैग को गवर्न करता है हमारे देश में। देखो, अगर आप झंडा फहराते हो या फिर झंडा का कैसे भी इस्तेमाल करते हो या फिर कोई भी पर्पस के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हो, उसको आपको गवर्न करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971 और द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया ऑफ 2002। एनीवेज, प्रीवियस अमेंडमेंट अगर देखा जाए फ्लैग कोड का, वो क्या क्या है भाई, देखो, द कोड हैज़ बीन अमेंडेड अर्लियर टू, जी हाँ, पहले भी किया गया है। जैसे ओरिजिनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 1947 जो है उसको 2002 में अमेंडमेंट किया गया था, जिसके तहत एक्सपैंड किया गया दैट डेफिनेशंस दैट किस किस प्लेसेस में फ्लैग्स को आप हॉइस्ट कर सकते हो, किस किस प्लेसेस में फ्लैग्स को आप डिस्प्ले कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। बट एक एस्पेक्ट जो छूट गया था, वह छूट गया था दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लैग, है ना, मतलब फ्लैग कहाँ पे बनना चाहिए, किस मटेरियल का बनना चाहिए, उसको लेकिन अमेंड नहीं किया गया था, जिसको फाइनली 2021 के दिसंबर को अमेंड किया गया है, ठीक है। अभी का जो हमारा नेशनल फ्लैग देख लीजिएगा, वह स्वराज फ्लैग इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह फ्लैग जो है, ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए यार, ये तो हिस्ट्री बुक में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, दैट जो इंसिडेंट हुए थे लाइक पास्ट में, ठीक है, उसके बेसिस के आधार पर ही हम लोगों का नेशनल फ्लैग को घोषित मतलब एडॉप्ट किया गया है। इनफैक्ट स्वराज ही नहीं, गांधी और चरखा फ्लैग भी इसको कहा जाता है। आफ्टर अंडरगोइंग सेवरल चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस ला गया और फाइनली ट्राई कलर को जो है अडॉप्ट किया गया था एट द कराची मीटिंग ऑफ 1931, ठीक है। एनीवेज, कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस अगर देख लीजिएगा रिलेटेड टू नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, तो आर्टिकल 51A सब क्लॉज ए में क्लियरली बोला गया दैट हमें अवॉइड करना चाहिए बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और रिस्पेक्ट करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स को, कॉन्स्टिट्यूशन के स्कीम इंस्टीट्यूशंस को, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफकोर्स नेशनल फ्लैग को, हमारा नेशनल एंथम को, सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। इनफैक्ट कुछ कुछ कानून भी बने हुए हैं जो क्या गवर्न करता है यूज़ ऑफ फ्लैग को, जैसे एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन एंड ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट ऑफ 1950, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971। तो ये सब यू शुड नो अबाउट इट। बाय द वे दोस्तों, एक चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बोलना भूल गया, दैट हमारा जो नेशनल फ्लैग है ना, उसका अगर प्रोपोर्शन देख लीजिएगा वो 3:2 है। दैट इज़, ये अगर लेंथ है और ये ब्रेथ अगर देख लीजिएगा, जो सॉरी लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, तो आप क्लियरली देख रहे हैं दैट लेंथ जो है वो 3x है। अगर सोचे x कोई यूनिट ले लो तो ये 3 गुना है और ये 2 गुना है, ठीक है। तो यही मैं बता रहा हूँ। एनीवेज, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी नरेट किया था नेशनल फ्लैग को कैसे, और उन्होंने बेसिकली सैफ्रॉन कलर का मतलब, वाइट कलर का मतलब, ग्रीन कलर का मतलब समझाया था। तो ये सब भी यू नेवर नो, अगर यूपीएससी कभी भी पूछ ले तो इसीलिए वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज थिंग्स एटलीस्ट, राइट। एनीवेज, अशोक चक्र तो आपको पता ही है, लॉ ऑफ धम्मा बेसिकली सिग्निफाई करता है।
चरखा इंटेंट्स टू शो दैट देर इज अ लाइफ इन मूवमेंट एंड डेथ इन स्टैग्नेशन। सैफरॉन कलर की अगर देख लोगे तो रिनंसिएशन ये शो करता है। वाइट कलर क्या करता है, पाथ ऑफ ट्रूथ, है ना। ग्रीन कलर शो करता है आवर रिलेशन टू द प्लांट लाइफ हेयर ऑन विच द लाइफ डिपेंड्स। एनीवेज, नेक्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया के बारे में बात की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया था कंट्री का पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट। कहाँ पर? गुजरात के कलोल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अच्छा, एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से GS3 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। क्यों रिलेट कर सकते हैं? पहले तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बताएंगे दैट लिक्विड नैनो यूरिया को क्यों इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने की बात बोली जा रही है। देखिए, यूरिया अनडाउटेडली हमें पता है दैट एक केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स होता है जो कि वाइट कलर का होता है, ठीक है, और विच आर्टिफिशियली प्रोवाइड्स नाइट्रोजन टू द सॉइल या फिर टू द प्लांट जहाँ पर भी हम लोग उगा रहे हैं इसको, ठीक है। लिक्विड नैनो यूरिया इज एसेंशियली यूरिया इन द फॉर्म ऑफ नैनो पार्टिकल। देखो, नॉर्मल यूरिया भी होता है और यहाँ पे बात किए जा रहा है हम लोग लिक्विड नैनो यूरिया, मतलब ये इस टाइप के छोटे बॉटल में आती है। और इतना बॉटल पता है काफ़ी होता है इफ़ यू रिलेटेड टू द बोर्ड, मतलब बड़े बड़े बस्तों में आती है ना यूरिया, उतना से। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स ये इसका जो एफिशिएंसी होता है वो ज़्यादा होता है। वही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे भी। देखो, जैसे इसका एफिशिएंसी क्लियरली दिख रहा है लिक्विड नैनो यूरिया का 85 टन से 90% है। वहीं पर अगर कन्वेंशनल यूरिया का एफिशिएंसी देख लीजिएगा मात्र 25% है। मतलब अगर आप एक्स क्वांटिटी ऑफ कन्वेंशनल यूरिया यूज़ कीजिएगा, ठीक है, तो उसका 0.25x ही प्रॉफिट हो पाएगा एक्चुअली सॉइल में। बट वहीं पर अगर आप x यूनिट ऑफ नैनो यूरिया यूज़ कीजिएगा तो इसका अराउंड 0.90x का प्रॉफिट हमें देखने को, प्रॉफिट मतलब एक्चुअली एफिशिएंसी, है ना। मतलब अगर जितना इतना यूरिया में कितना यूरिया आपका एक्चुअली इस्तेमाल हो रहा है, कितना यूरिया वेस्ट हो रहा है, 0.75x यूरिया वेस्ट हो रहा है। बट यहाँ पे कितना यूरिया वेस्ट हो रहा है, मात्र 0.1x यूरिया वेस्ट हो रहा है। समझ लो, लिक्विड नैनो यूरिया जो है इनका शेल्फ लाइफ भी रिस्पेक्टिवली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कन्वेंशनल वन, है ना। कॉस्ट में अगर देख लीजिएगा तो काफ़ी ज़्यादा चीप है। इनफैक्ट वही बोला गया ना दैट एक बॉटल ऑफ नैनो यूरिया वो इतना इफेक्टिव हो सकता है दैट एटलीस्ट 1 बैग ऑफ यूरिया जितना यूज़ कर रहा है और वहीं पर एक बोतल यूज़ कर लीजिए तो 1 बॉटल इज़ मोर देन इनफ, राइट। बेनिफिट्स क्या है सरकार के लिए? अगेन अगर अभी देखो, अभी हमारा जो फर्टिलाइज़र में जो हम लोग खर्चा करते हैं ना, इतना ज़्यादा खर्चा करते हैं, आप शॉक हो जाइएगा। हम जितना सब्सिडी देते हैं ना फर्टिलाइजर्स में, वो पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है उससे भी ज़्यादा अपन सब्सिडीज देते हैं किसानों को। समझ रहे हो बात? कितना बड़ा अमाउंट लगता है। अब वहीं पर उसी रीजन्स में अगर हम लोग इनोवेशंस ला रहे हैं, उसी रीजन में अगर हम लोग उसके जगह लिक्विड नैनो यूरिया यूज़ कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आप सोच सकते हैं फ्यूचर में हम लोग कितने पैसे को घटा सकते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर अगर पैसे घट गए तो उन पैसों को अल्टीमेटली हम लोग गरीबों को उत्थान करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशंस के लिए अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट दोस्तों, गिग वर्कर्स के बारे में बोला गया है। एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस GS3 के इस पॉइंट टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। एक्चुअली देखो क्या है ना दैट एक सेशन सेंटर ने होल्ड किया था और सेंटर ने बोला था दैट गिग वर्कर्स के राइट को हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। क्योंकि 2014 के बाद अगर देख लीजिएगा या फिर इनफैक्ट 2019 के बाद, टू बी वेरी स्पेसिफिक, जब कोविड का लहर आया, राइट, तो कोविड के लहर के बाद हम लोगों ने देखा दैट अचानक से एक पैराडाइम शिफ्ट हमें इंडिया में देखने को मिला इन द एडॉप्शन ऑफ इंटरनेट फैसिलिटीज़, ठीक है। अब जैसे इंटरनेट फैसिलिटीज़ हुआ तो इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज भी आने लग गई, जैसे स्विगी, जोमेटो, फलाना ढिकना। अब देख रहे हो बहुत सारे सब, अब घर में बैठ के आप सब कुछ कर सकते हो एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है दैट कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे अगर आपको सो फॉर एग्जाम्पल भद्राइस अकेडमी में पढ़ना है, राइट, तो या फिर तो आपको पहले क्या होता था, क्या था दैट आपको इंस्टीट्यूशन आना पड़ता था, गुवाहाटी में एडमिशन्स लेना पड़ता था, ठीक है। अभी भी लोग कर रहे हैं, अभी भी वैसे बहुत मेजॉरिटी बच्चे तो हमारे इंस्टीट्यूशन में आके ही पढ़ना पसंद करते हैं। बट आप लोगों के लिए जो ऑनलाइन सर्विसेज भी तो हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, जहाँ पर वेबसाइट के थ्रू ही आप एक्सेस आपको पूरा मिल जाएगा लेसन्स का। समझ लो बात? तो 2 in 1 फ़ायदा हो रहा है क्या? नहीं, है ना। तो ये चीज़ हम बोल रहे हैं। तो अगेन अब क्या हुआ ना दैट जैसे ये सब ट्रांजिशन हुआ वैसे गिग इकोनॉमी बढ़ने लग गया, बूम आने लग गया। गिग इकोनॉमी मतलब जैसे स्विगी, जोमेटो, ये स्विगी वाला अगर रेस्टोरेंट से आपको घर में पहुंचा देगा ना खाना, तो जो वाला काम किया उसी का इसे पैसा मिलेगा। जैसे एक ट्रिप का से फॉर इसने 50 रुपये इन्हें कमाए, ठीक है।
तो देखो एक ट्रिप का ये स्विगी वाला 50 रुपये कमा रहा है ना, स्विगी वाले भैया। वैसे ही जोमेटो वाले भी सोचो एक ट्रिप में 40 रुपये कमा रहे हैं जोमेटो वाले भैया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मैं क्या देख रहा हूँ, ये अगर काम करेंगे तो इन्हें पैसा मिलेगा। अगर सोचो किसी दिन मन किया दैट नहीं भैया आज काम नहीं करेंगे, आज घर में बैठे हैं, तो उस दिन लेकिन उसको पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप की जो इकोनॉमी है इसको हम लोग गिग इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो वर्कर्स काम करते हैं ना, जिसमें जब जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा, अगर काम नहीं करेंगे तो नहीं पैसा मिलेगा, उनको हम लोग बोलते हैं गिग वर्कर्स, ठीक है। एंड दे आर कंसर्न एट द लैक ऑफ जॉब एंड सोशल सिक्योरिटी अनडाउटेडली, राइट। इनका सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, इसलिए द मेन फोकस इज ना रजिस्ट्रेशन ऑफ दीज प्लेटफॉर्म वर्कर्स। जी हाँ, इन प्लेटफॉर्म वर्कर्स को रजिस्टर किया जाएगा अंडर ई श्रम पोर्टल। मेन श्योर किया जाएगा दैट ई श्रम पोर्टल के थ्रू इनको पहले तो रजिस्टर किया जाए, उसके बाद अगर फ्यूचर में अगर कोई सरकारी इंसेंटिव या फिर सरकारी फ़ायदा हो सके जो कि इनको पहुंचाया जा सके, वो चीज़ दिया जाएगा, राइट। इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस काउंट की जाएंगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, ये सब बड़े बड़े रीजन्स में अगर आप देख लीजिएगा, जी हाँ, गिग वर्कर्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो उनके लिए उनकी सरकार ने क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई है, उसी के बेसिस में हमारे देश में भी पॉलिसीज़ लाए जाने की संभावना है आने वाले समय में, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, टोबैको कंजम्पशंस के रिलेटेड ये न्यूज़ था रिगार्डिंग, अब द हिंदू से ऑफ कोर्स हम लोगों ने लिया था। एक्चुअली लार्ज कॉर्पोरेट इंटरप्राइजेज जो हो रहे हैं ना, वो भी सोच रहे हैं दैट कैसे टोबैको कंजम्पशंस को घटाया जा सके, कैसे इसके द्वारा जो हार्म पहुंचाया जा रहा है उसको घटाया जा सके। बेसिकली टोबैको कंजम्पशन को नहीं घटाएंगे ये लोग, क्योंकि टोबैको कंजम्पशन अगर घट गया तो उन कंपनीज का ही नुकसान हो जाएगा, ठीक है। बट देखो, और ये बंद भी नहीं हो सकता ना। आप सोचते होंगे दैट अरे यार सरकारें बार बार बोलती रहती है दैट टोबैको में, मतलब लोग बोलते रहते हैं दैट टैक्स बढ़ा दो, बट सरकार बढ़ाती नहीं है एक लेवल के बाद। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो क्या होगा ना, दैट अगर टोबैको में टैक्स बढ़ गया ना, तो क्या होगा दैट बाई चांस सोचो एक सिगरेट अभी 5 रुपये का मिल रहा है ना, बाई चांस अगर सरकार तो कर सकती है कुछ भी, एक सिगरेट 50 रुपये का बोल देगी सरकार, लो भाई, है ना। अब क्या होगा, सिमिलर सिगरेट बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सब रीजन से जो तस्करी स्मगलर्स है ना, वो लोग लाएंगे और हमारे देश में 25 रुपये का बेचेंगे। 25 रुपये 30 रुपये का बेचने में भी इन लोग का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, समझ रहे हो बात। तो सब समय सरकार ऐसा नहीं कर सकती है ना दैट हाँ टैक्स बढ़ा दो सब में, नहीं, टैक्स अगर एक्सट्रीमली बढ़ा दोगे ना तो उसमें स्मगलिंग का एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएगा, और वो स्मगलिंग क्या है, इलीगल एक्टिविटीज़ होता है ना। तो इलीगल एक्टिविटीज़ को पकड़ना तो और भी सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया दैट क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ऑफ टोबैको कल्टिवेशंस और टोबैको कंजम्पशंस इन जनरल। अगर बात करें तो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज तो होते ही है दोस्तों। देखो, क्योंकि टोबैको अगर ये जो बन रहा है ना, ये इनके लिए देखो क्या क्या चाहिए, पेपर चाहिए, पेड़ को आप काट ही रहे हो अल्टीमेटली, टोबैको वाले पेड़ को, इसका फिल्टर है ना, तो उसके लिए बहुत सारे पेड़ को काटने पड़ते हैं। अराउंड 600 मिलियन ट्रीज जो है दे आर चॉप डाउन। अब मिलियन ट्रीज अगर चॉप डाउन होंगे तो CO2 एमिशंस तो बढ़ेगा ना जी, है ना, कॉमन सेंस का बात है। इंडिया, द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको, प्रोड्यूसेस अराउंड 800 मिलियन kg एनुअली। जी हाँ दोस्तों, 800 मिलियन kg एनुअली टोबैको प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में, है ना। और इनफैक्ट अगर इसका एडिक्शन देख लीजिएगा तो सेकेंड ग्लोबल और एडल्ट टोबैको सर्वे कैरी आउट जो किया गया था, उसमें यह पाया गया था अराउंड इतना % ऑफ एडल्ट जो है टोबैको को कंज्यूम करते हैं आफ्टर चाइना में सबसे ज़्यादा, उसके बाद इंडिया में, ठीक है। इनफैक्ट द सर्वे सेड दैट 4% ऑफ मैन, 14.2% ऑफ वुमेन ऑल्सो यूज टोबैको बोथ इन स्मोकलेस एज वेल एज स्मोक फॉर्म। स्मोक फॉर्म मतलब तो सिगरेट, बीड़ीज, एंड स्मोकलेस की अगर बात करें तो टोबैको क्या इसमें यूज़ करता है, ठीक है। इन 2021 स्मोकिंग किल्ड अराउंड 8 मिलियन पीपल, है ना। इनफैक्ट 27% ऑफ जितने कैंसर पेशेंट्स होते हैं ना इंडिया में, वो तो टोबैको यूज़ के कारण ही होते हैं। टोबैको यूज़ इज़ नोन टू बी मेजर रिस्क फैक्टर इन सेवरल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जी हाँ, अगर आप टोबैको कंज्यूम कर रहे हो तो बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कैंसर, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, डायबिटीज़, क्रॉनिक लंग डिजीजेस, ये सब आपको अटैक कर सकती है ना। सवाल ये होता है दैट क्या इंडिया ने किया है टू कंट्रोल द टोबैको कंजम्पशन। देखो, इंडिया ने अगर देखोगे तो टोबैको कंट्रोल प्रोविजंस ज़रूर इंप्लीमेंट किया अपने देश में अंडर द WHO का फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। द प्रोमलगेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट ऑर्डिनेंस, जी हाँ, 2019 को जो है ना, ई सिगरेट को कंजम्पशंस, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन सबको बेसिकली प्रोहिबिट कर दिया गया था, है ना।
इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था नेशनल टोबैको क्विट लाइन सर्विस, जिसके तहत मेन ऑब्जेक्टिव यही था दैट टेलीफोन बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा लोगों तक, जिससे टोबैको का जो कंजम्पशन है उसको खत्म किया जा सके। इनफैक्ट रिसेंटली एम सेसेशन प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया। ये एक सिमिलर इनिशिएटिव है आपका जाके, जिसके थ्रू मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे टोबैको सेसेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिल सके। मतलब अगर लोग हैं, सो फॉर एग्जांपल आपको ही टोबैको का काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन आप करते हो, तो आप इन हेल्पलाइन में कॉल कीजिए, बोलो दैट हाँ मेरे को उसको कंज्यूम करना है, तो दे विल समहाउ गाइड यू दैट कैसे इस चीज़ को एक्चुअली में किया जाना चाहिए। इनफैक्ट लार्ज कॉर्पोरेट इंटरप्राइजेज जो है वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, जिससे टोबैको के द्वारा जो हार्म होती है शरीर में उसको घटाया जा सके, राइट। Cigarette companies themselves appear to be changing. In 2016, one of the largest cigarette companies pledged, जी हाँ दोस्तों, cigarette company भी pledge कर रही है, जिससे वो लोग transition लाने की कोशिश कर रही है in customers way of tobacco to smoke free products, जिससे ये smoke free बन जाए, right? इसके लिए transition करना पड़ेगा to safer nicotine delivery system, राइट। अब देखो सेफर निकोटिन डिलीवरी सिस्टम कहाँ सेफर हो गया यार, है ना। तो एनीवेज हमें समझने की ज़रूरत है। बट सवाल ये होता है दैट क्या हमारे देश पे डिक्लाइन हो रहा है टोबैको कंजम्पशन। देखो एक्चुअली क्या है ना, दैट प्रिवेलेंस अगर देख लीजिएगा टोबैको यूज़, अनडाउटेडली वो डिक्रीज हुआ है बाई 6% पॉइंट फ्रॉम द ईयर 2019-2010 टू 2016-2017 के अगर बीच में देख लीजिएगा तो इतना परसेंटेज जो है ये गिरा है अंडर द नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017। इंडिया has set an ambitious target of reducing tobacco use by 30% by the year 2025. नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर। एक्चुअली ये दोस्तों पुराना न्यूज़ है, मैंने इसको कवर करना भूल गया था। मैंने आपको परसों वाले क्लास में बोला था दैट कुछ छूट गया है, सो आई विल कवर दैट, डोंट वरी। सो वही वाला 29 न्यूज़ में का है बेसिकली। इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर को ऑब्जर्व किया गया था जीएस यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। GS2 से आप इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हो। अच्छा, थीम क्या है इस बार का सेलिब्रेशन का 2022 का? पीपल, पीस, प्रोग्रेस, द पावर ऑफ पार्टनरशिप, ये थीम है, राइट। एवरी पीस कीपिंग मिशन, जितने सारे दुनिया में पीस कीपिंग मिशन है ना, उसको ऑथराइज किया जाता है बाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। इनफैक्ट यूएन पीस कीपर्स को हम लोग ब्लू बेरेट या फिर ब्लू हेलमेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये लोग जो हेलमेट पहनते हैं ना वो ब्लू कलर का होता है ना। और इनमें कौन होता है? सोल्जर्स तो होते ही हैं, बट पुलिस ऑफिसर्स भी, सिविल प्रोफेशनल्स भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पीस कीपिंग फोर्सेज आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई मेंबर स्टेट्स। मतलब यूएन की अपनी कोई नहीं है पीस कीपिंग फोर्सेज, रादर वो मेंबर स्टेट्स को बोलती है। जैसे इंडिया बहुत ज़्यादा पीस कीपिंग फोर्सेज देता है, पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा पीस कीपिंग फोर्सेज देता है यूनाइटेड नेशंस को, ठीक है। सिविल एंड स्टाफ ऑफ पीस ऑपरेशंस आर इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स रिक्रूटेड एंड डिप्लॉयड बाई यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट। हाउ आर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशन फंडेड? सवाल ये होता है दैट कैसे उसको फंड किया जाता है। जैसे मैंने पहले बोला दैट यूनाइटेड नेशंस अपने से एसेस नहीं है, बट हाँ वाइल डिसीजंस तो देखो पीस कीपिंग मिशन कहाँ पे सेटअप करना है वो तो अल्टीमेटली सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा लिया जाता है, राइट। बट फाइनेंसिंग जो है ना वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है हर एक यूनाइटेड नेशंस मेंबर के स्टेट्स का। एवरी मेंबर स्टेट इज लीगली ऑब्लिगेटेड टू पे देयर रिस्पेक्टिव शेयर टुवर्ड्स पीस कीपिंग, and this is in accordance with the provision of Article 17 of the Charter of United Nations. In fact, अगर टॉप 5 प्रोड्यूसर देख लीजिएगा 2020-21 के बीच में, तो सबसे पहले तो है आपका जगह यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद है चाइना, उसके बाद जापान, जर्मनी और यूनाइटेड नेशन किंगडम्स। अच्छा, मैं ये किसका कॉन्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ बताइए तो? ये मैं पैसे के टर्म्स में बोल रहा हूँ, है ना, पीस कीपिंग प्रोवाइडर्स के टर्म्स में नहीं है। लेकिन ये पैसे कौन कितना डॉलर इस पीस कीपिंग ऑपरेशंस में इन्फ्यूज़ करता है उसके हिसाब से यूनाइटेड नेशन सबसे ज़्यादा करता है, ठीक है। एनीवेज, लार्ज यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस अगर 2022 में देख लीजिएगा किस रीजन में हुआ था, देखो साउथ सुडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, माली, लेबनान। तो देख रहे हो जितने सारे मेजर कंट्रीज है सारे अफ्रीकन कंट्रीज है। तो क्या आप इससे एक निष्कर्ष निकाल सकते हो दैट अफ्रीकन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा अनस्टेबिलिटी फैली हुई है? एब्सोल्युटली। चलो अब आज का क्लास तो डिस्कस किया, बट इसके बेस में कुछ MCQs भी डिस्कस कर लेते हैं। कल के MCQs जैसे मैंने पूछा था, जैसे 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, पहले में इंडिया, पाकिस्तान और यूनाइटेड नेशंस। नहीं भाई, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही है ये इंडेक्स, परमानेंट इंडेक्स कमीशन, ठीक है। कोई बीच में यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं है, ठीक है। सो पहला वाला तो रॉन्ग है, बाकी दूसरा वाला तो खैर सही है, इसलिए बी वाज द करेक्ट आंसर। जल जीवन मिशन इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। ए विल बी द करेक्ट आंसर। हेडक्वार्टर जो है यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट का वो कहाँ पर लोकेटेड है? स्विट्जरलैंड, स्वीडन, केनिया या फिर फिनलैंड। करेक्ट ऑप्शन वॉज केनिया। कल ही हम लोगों ने डिस्कस भी किया था और ऑलमोस्ट सब लोगों ने ही इसका सही जवाब दिया। BAC इसका सही सीक्वेंस है, ठीक है। एनीवेज,
आज का क्वेश्चन देख लेते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टोबैको कंजम्पशन इन इंडिया. Nearly 99.99% ऑफ ऑल कैंसर्स इन इंडिया आर ड्यू टू टोबैको यूजेजेस. दूसरा, एम सेसेशन प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव विच यूजेस मोबाइल टेक्नोलॉजी फॉर टोबैको सेसेशन. आपको बताना है दैट इन दोनों में से कौन सा सही है. चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Next, recently, which among the following state government has proposed conduct caste-based census? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र या फिर none of the above. Consider the following statement. दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं. पहला है UN peacekeepers are also referred as red helmets. दूसरा है every peacekeeping mission is authorized by Security Council. Which of the above statement is correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. आज का दोस्तों मेंस का क्वेश्चन है रिगार्डिंग एजुकेशन. अब आपको पता होना चाहिए, रिसेंटली एक आर्टिकल भी हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कस किया था, जहाँ पर डिसरप्शन इन एजुकेशन कॉज्ड बाय पैंडेमिक हैज रिजल्टेड इन अलार्मिंग रिग्रेशन ऑफ चिल्ड्रंस फाउंडेशनल स्किल विच कैन हैव लॉन्ग टर्म रिपरकशंस ऑन लर्निंग आउटकम्स. आपको सजेस्ट करना है कुछ कुछ स्टेप्स जिससे ब्रिज किया जा सके इस गैप इन एजुकेशन को. ठीक है, तो अगेन जस्ट गो थ्रू इट वंस, राइट. आप खुद से पहले तो लिखो, राइट. अगर नहीं हो रहा है तो नो अनडाउटेडली आर आंसर्स आर देयर फॉर यू टू एक्चुअली सी दैट हाँ कितना लेवल तक आप इस आंसर को मैच कर सकते हो, राइट. सो एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास. विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो. थैंक यू वेरी मच गाइस.